एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमावत। एनसीईआरटी को समझने की जो सीरीज अपनी चल रही है उसमें आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है खनिज पोषण, मिनरल न्यूट्रिएंट्स जिसे अपन बोलते हैं इंग्लिश में। 11th क्लास की एनसीईआरटी का 12वां चैप्टर है। सबसे पहले परिचय की अगर अपन बात करें और उससे भी पहले नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो नीट में हर साल लगभग 2 से 3 प्रश्न का एवरेज है। मोस्टली तो 2 ही प्रश्न पूछते हैं, इजी टाइप के होते हैं। सीधा यहां पर इस चैप्टर में याद रखने का पोर्शन बहुत ज्यादा है, समझने का तो सबसे लास्ट में आएगा, लेकिन उससे पहले याद रखने का भी थोड़ा सा पोर्शन है। उसकी भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि मिनरल्स जो है जब कैटेगरी उसकी अपन डिवाइड करेंगे उसको तो वहां पर 2 कैटेगरी आएगी, तो उनकी ट्रिक मैं आपको बता दूंगा जिससे कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसी ट्रिक है जो आपको YouTube पे अभी तक आज की डेट से पहले नहीं मिलेगी, उसके बाद मिल सकती है। तो यहाँ जो मैं बताऊंगा उसे आपको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। पहले आप सेशन को पूरा देखिएगा, परिचय आज के सेशन में अपन देखेंगे। आने वाले लेसन्स की बात करें तो पूरे सेशन आप देखिए, उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़िए, 100% एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगी। और फिर भी अगर डाउट रहता है, वैसा तो नहीं रहेगा, फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो स्टार्ट अपन करते हैं खनिज पोषण। पोषणों की जो बात करते हैं, जैसे किसी भी जीव की आप बात करो, चाहे वो जंतु हो चाहे वो पादप हो, उसको पोषक पदार्थों की तो जरूरत है ही। क्यों जरूरत है साहब? वृद्धि के लिए, प्रजनन के लिए। बिना खनिज पोषणों के वृद्धि पॉसिबल नहीं है। तो मेनली अगर अपन बात करें तो आपने पाचन तंत्र में भी आप सुनते हैं, पढ़ते हैं कि वृहद प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, वसा आता है, न्यूक्लिक एसिड वगैरह की जो बात करते हैं वो आता है। ठीक है, तो वो वृहद होते हैं, वो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ छोटे भी होते हैं, आयंस की फॉर्म में मिल सकते हैं, सोडियम पोटेशियम वगैरह। तो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, जो पोषण के लिए जरूरी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में वही अपन देखेंगे। और सबसे लास्ट में नाइट्रोजन जो है उसका उपापचय जो है वो अपन देखेंगे। यहां से पहला जो टॉपिक अपना आता है परिचय में, ये इजी सा टॉपिक है, समझ में आ जाएगा आपको। पादपों के खनिज अनिवार्यता के अध्ययन की विधि। कि प्लांट्स की अपन बात करें, जंतुओं की बात नहीं कर रहे, पादपों में जो खनिज की अनिवार्यता उसके अध्ययन आप कैसे कर रहे हो, तो इसको सबसे पहले बताया था 1860 में एक जर्मन पादप वैज्ञानिक था। बॉटनिस्ट जिसे अपन बोल सकते हैं, पादप वैज्ञानिक आप इसे आप बोलते हो। ये मैं शब्द क्यों लिखा रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसका नाम क्या था? जूलियस वॉन सेक। ठीक है, वॉन सेक यहां मैं लिख देता हूं। ये आपको ध्यान में रखना है, जो चारों शब्द मैंने लिखे हैं वो ध्यान में रखना है। कुछ जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि सीधा जो टेक्निक है, जो विधि जो है, उसमें या तो साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे जो जिसने दी थी विधि, या साल याद रखेंगे, बीच वाला जो शब्द है वो उन्हें भूल जाते हैं। ठीक है, जर्मन के थे, पादप वैज्ञानिक थे। बोले साहब प्लांट के बारे में पढ़ा रहे तो पादप ही होगा, नहीं। आप कोशिका वाला चैप्टर देखेंगे, 8वां चैप्टर जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वहां पर आप देखेंगे तो एक जूलॉजी वाले ने, जंतु वैज्ञानिक था, और एक पादप वैज्ञानिक था, उन्होंने सेल थ्योरी के बारे में बात की थी, कोशिका के बारे में बात की थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1860 में जर्मन वैज्ञानिक थे, पादप वैज्ञानिक थे, वॉन सेक ने सबसे पहले पादपों में जो खनिज अनिवार्यता के अध्ययन की विधि बताई थी। और इसके लिए अपन शब्द यूज में लेते हैं जल संवर्धन। अब ये है क्या, ये भी आप समझिएगा। इसके लिए शब्द यूज में लेते हैं वो क्या है? जल संवर्धन। इंग्लिश में इसे अपन बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो का मतलब ही होता है जल, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स, जल संवर्धन। अब है क्या, इसमें जो 1860 में उन्होंने बताया था कि पादप, नॉर्मली अगर अपन देखें तो पादप जो है मिट्टी में ही वृद्धि होती है, उसकी मिट्टी में ही अंकुरण होता है, मिट्टी में ही वृद्धि होती है और मिट्टी में ही वो खत्म हो जाता है। सॉइल की बात करें तो ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने क्या किया कि पादप को जो सॉइल फ्री मीडियम है, मतलब जहां पर मृदा नहीं है, उसकी अनुपस्थिति में उसकी वृद्धि करवाई। अरे ना समझ में, नॉर्मल केस में अगर अपन बात करें तो आपके पास ये क्या है, कोई मिट्टी है और यहाँ पर ये पादप की वृद्धि हो रही है। यहाँ से जो खनिज पोषण आपको मिल रहे हैं ये मूल से मिल रहे हैं, रूट से मिल रहे हैं। इसकी अपने मिनरल जो ट्रांसपोर्टिंग प्लांट चैप्टर में बात की थी कि जो भी आयन से एक्टिवली यहाँ पर अवशोषित होते हैं, फिर ऊपर की ओर उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिस भी पार्ट में जरूरत होती है वहां तक जाते हैं। तो ये सारे के सारे जिनका अवशोषण हो रहा था वो कहां से
इस मृदा से हो रहा था। ये पहला केस है। लेकिन दूसरे केस में क्या किया इन्होंने, जो पादप है उसको सोइल फ्री कर दिया, मतलब वृद्धि तो इसकी हो रही है लेकिन यहां पर मृदा जो है वो क्या है, अनुपस्थित है। तो बोले ऐसा कैसा पॉसिबल हो गया सर, अनुपस्थित यहां पर। तो ऐसा ही है, इसे ही अपन बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। इस टेक्निक में इन्होंने क्या किया, इस विधि में इन्होंने क्या किया, कोई भी जो पादप है, एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, ये जो हाइड्रोपोनिक्स है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो छोटे पादप है उनके लिए है, स्मॉल जो प्लांट्स है उनके लिए है, विशाल जो पादप होते हैं उनके लिए नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इस टेक्निक को आप लोग समझिए, विधि को आप लोग समझिए। इन्होंने क्या किया कि पादप लिया, ये चित्र एनसीईआरटी का ही है, वैसे दूसरा भी अभी मैं आपको एनसीईआरटी का बताऊंगा। तो इसमें ये पादप है आपके पास जो रेड कलर में बताया जा रहा है, और इसे एक छोटे से बॉक्स कह सकते हो आप, या जार कह सकते हो आप, कुछ भी उसके अंदर लिया है इसने। यहां क्या किया इन्होंने, पोषक विलयन जो है, इस शब्द को समझने की कोशिश कीजिएगा। पोषक विलयन, विलयन का मतलब आपको समझ में आ रहा है। यहां तो आपके पास जल तो है ही, उसके अलावा बाकी जो खनिज है वो इसके अंदर मिलेंगे, एक्सेप्ट सोइल, मृदा के अलावा। तो इन्होंने क्या किया कि इस बॉक्स टाइप जो पार्ट आपको बताया जा रहा है, इसमें जो खनिज पोषक है या विलयन है वो आपने लिया है, और छोटे पादप को इसमें ग्रोथ करवाई है। किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये जो वातावरण यहां पर लिखा है ये एयर के लिए है यहां पर, ठीक है ना। दूसरा, जल एवं पोषकों को मिलाने हेतु कीप, इस कीप से क्या कर रहे हैं, वो पोषक पदार्थों को इसके अंदर मिला रहे हैं, वो स्टडी कर रहे हैं। जैसे मान लो कि ये कोई भी पादप है, इसकी वृद्धि के लिए आपको 10 प्रकार के पोषक पदार्थों की आवश्यकता है, लेकिन अभी आपको नहीं पता है कि वो 10 कौन कौन से हैं। तो इन्होंने क्या किया, पहले वाले में आपने जैसे मान लो ए ऐड किया, फिर इस पादप की जो भी वृद्धि हो रही है या वृद्धि रुक रही है, या जो भी यहां पर इसका जो इफेक्ट देखने को मिल रहा है वो स्टडी किया। फिर बी को यहां पर आपने ऐड किया, तो यहां इसकी देख रहे हैं कि बी को ऐड करने में क्या हो रहा है, सी को ऐड किया, सी को ऐड करने में क्या हो रहा है। तो अलग अलग ऐड किए इन्होंने, अलग अलग को इन्होंने रिमूव किया। यहां पर जैसे यहां पर आप तो यार ऐड कर रहे हो, ठीक है, मतलब डाल रहे हो इसके अंदर, मिला रहे हो, या तो आप ऐड कर रहे हो या आप रिमूव कर रहे हैं। जैसे मान लो कि पहले वाले केस में आपने ए जो डाला था, अब बी और सी डाल रहे हो, तो ए को हटा करके बी और सी का इफेक्ट देख रहे हो। ठीक है, तो आप ऐड भी कर रहे हो, हटा भी रहे हो, अलग अलग टाइम पे, ऐसा नहीं कि एक टाइम पे, एक दिन में ये एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, एक दिन में ये विधि डेवलप नहीं हुई है। तो ऐड भी कर रहे हो, रिमूव भी कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट की जो बात करते हैं, सब्स्टिट्यूट, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सचेंज आपने किया है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन दूसरे की जगह, ठीक है। तो वो आपको सिंपल से ध्यान में रखना है, एक स्पेसिफिक जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, उसी के अंदर लेंगे। ऐसा नहीं कि 1 लीटर डाल दिया, 2 लीटर डाल दिया, जो भी इसका कंसंट्रेशन की जो भी अलग अलग यूनिट आप ले रहे हो वो डाल दिया, ऐसा नहीं है। एक स्पेसिफिक सांद्रता पर देख रहे हैं, हो सकता है कि 5 पर आपका परिवर्तित हो जाए, आपने 5 की जगह डबल कर दिया 10, तो उस पर परिवर्तित हो जाए। तो वो सारा इन्होंने देखा, लेकिन किसकी एब्सेंस में, मृदा की अनुपस्थिति में। ऐसा पॉसिबल किया है इन्होंने, और उसी टेक्निक को अपन बोलते हैं जल संवर्धन। संवर्धन हो रहा है, पादप की वहां पर वृद्धि को स्टडी किया गया, किसकी प्रेजेंस में, जल की प्रेजेंस में, या किसकी एब्सेंस में, मृदा की एब्सेंस में या अनुपस्थिति में। आ रही बात समझ में। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखना, जल एवं पोषकों को मिलाना है, तो कीप यहाँ पर ऐड कर रहे हो, आप हटा रहे हो। ये पादप है, इसको आपने यहाँ से जो जिस भी छेद करके यहाँ पर डाला, उसके चारों तरफ रुई आपने लगा दी इन दोनों जगह पर, जिससे बाहर से कोई आपका मतलब इन्फेक्शंस जो पार्ट है वो नहीं जाए, उसमें एंटर ना करे कुछ भी, और ये वातावरण लिए ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर ये काम में आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने शब्द लिया है जल संवर्धन। अब एक और एनसीईआरटी में आपको डायग्राम दे रखा है, वो भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। छोटे पादप की यहाँ जो बात हो रही है उसमें आपके पास क्या होगा, जैसे टमाटर की बात करें, या बिना बीज वाला जो खीरा है उसकी बात करें, और सबसे लास्ट में अपन बात करते हैं सलाद वगैरह जो पादप आते हैं इसके अंदर, लेट्यूस वगैरह की जो बात करते हैं, उनको यहाँ पर उनकी जो वृद्धि है या उनके लिए जो आवश्यक पोषक पदार्थ है उनकी स्टडी यहाँ पर की गई, सांद्रता की गई, उनकी अनुपस्थिति में होने वाले कुछ डिजीज वगैरह की बात कर सकते हैं, या जो फैक्टर जो इफेक्ट करेंगे उन सबको ओवरऑल स्टडी की गई, और वो आपके पास क्या है, जल संवर्धन। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसका एनसीईआरटी में जो एक दूसरा डायग्राम बता रखा है वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। इस चित्र को आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ही। पहले वाला तो मैं आपको बता चुका हूँ, 12.1 में बता चुका हूँ, चित्र 12.2 आप लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। तो इस
12.2 में आपको क्या बता रखा है, जल संवर्धन से पौधों का उत्पादन हो रहा है, लेकिन ये छोटे पादप है ऐसा पहले से आपको ध्यान में रखना है। ये कैसे पादप है, छोटे पादप है, बड़े की बात नहीं कर रहे। पौधे थोड़ी आनंद नली जैसे वायु की बात कर रहे या नाली में रख दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक छोटी सी इस प्रकार से नाली यहाँ पर आपको बनाई गई है, पाइप बोल सकते हैं इस प्रकार से, और इसमें जगह जगह छोटे छोटे पादप यहाँ आपने डाल दिए हैं यहाँ पर। अब इस नाली का मतलब क्या है कि इसमें पोषक पदार्थों को आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे इस प्रकार से, ये जो वाला, ठीक है, ये वाला यहाँ पर। तो एक पंप पोषक विलयन को संचयिता से उठे हुए भाग तक नली में परिसंचरित करता था। ये पंप आपको लगा है, ये उठा हुआ भाग यहाँ पर इस प्रकार से, जैसे कुछ हल्का सा ये जो होता है ना, ये हल्का सा होता है कुछ तिरछा, ये कुछ इस प्रकार से होता है, जिससे पंप जो है वो क्या करेगा, पंप जो आपके पास क्या करेगा, यहां से आपके पास इसी के साथ साथ में सॉल्यूशन यहाँ पर जो भी विलयन है जल वाला संवर्धन वाला वो यहाँ पर डालेगा, और ये धीरे धीरे ग्रेविटी के कारण वापस से इन मूल से होता हुआ वापस से क्या जाएगा, नीचे जाएगा, फिर पंप ऊपर ले जाएगा, फिर नीचे आएगा, ये प्रोसेस चलती रहती है। तो विलयन नली के नीचे जाता है और संचयिता तक गुरुत्व के कारण पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये विलयन यहाँ से जा रहा है, पोषक विलयन देखेंगे इसके नीचे, और वापस से ये इस तरफ आ जाता है, और इसका एक छोटा सा इन्होंने डायग्राम बड़ा करके यहाँ पर बनाया, ठीक है। दी गई व्यवस्था में वे पौधे दिखाए गए हैं जिनका मूल सतत वायवीय पोषक विलयन में डूबा हुआ है, रेखा बहाव गति को दर्शा रही। तो ये रेखा आप देखेंगे तो इसके अंदर ये बहाव गति को ये दर्शा रही है इस प्रकार से, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ की ओर आ रहा है। ये इतना सा पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो एनसीईआरटी में जो बता रखा है आपको, ये वाला डायग्राम क्लियर हो गया होगा अभी तक, ठीक है ना। तो ये इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट था, परिचय वाला जो पॉइंट है, पहला जो 2 पैराग्राफ आपको दे रखे उसके बारे में आज के सेशन में अपन ने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट जो सेशन अपना होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें जो पोषक पदार्थों की जो बात कर रहे हैं अपन, जो आवश्यक है, ठीक है, एसेंशियल मिनरल जो एलिमेंट है, आवश्यक जो खनिज पोषक पदार्थ है वो यहाँ पर देखेंगे। उसमें जो विभाजन है वो यहाँ पर अपन देखेंगे, वर्गीकरण देखेंगे, एसेंशियल कौन सा है और कौन सा नहीं है, उसकी कुछ शर्तें हैं 4-5 जो काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में अपन बात करेंगे ट्रिक की, जो आसानी से आपको 2 बार पढ़ना है, उसके बाद में याद आसानी से हो जाए, ठीक है। तो इतना सेशन आप लोग देखा आपने, उम्मीद मैं करता हूँ पूरा। अब एनसीईआरटी आप लोग पढ़िए, 100% क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।